Hi guys, how are you? In our last video, we have discussed the tricks, the techniques to remember the accounting principles. Now in today's video, we will discuss these principles which are SRCC, DAM, MMVF technique. So in today's video, we will discuss these principles one by one. So let's start guys. Separate entity concept is our first principle. It means business is treated as a separate entity from its owners. See, this is a business. Business has the liability on the owner. So बिजनेस की पहचान अपने ओनर्स से अलग होती है. ऐसा नहीं है कि बिजनेस और ओनर्स जो है वो एक ही माना जाता है. उनकी आइडेंटिटी, उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. एक ओनर है, वो अपने बिज़नेस में पैसा लगाता है, तो बिज़नेस की एक लाइबिलिटी हो जाती है कि ओनर को वो उस पर रिटर्न दे. द बिजनेस बिकम्स लाइबल टू द ओनर. सो all the business transactions are recorded only from the point of view of business, not from the point of view of owner, and there is no recording of personal transactions. सो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने आप को बिज़नेस एज्यूम करके करते हैं. हम अपने आप को ओनर एज्यूम करके नहीं करते. ओके. सो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस हैविंग द सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द ओनर, एंड बिजनेस इज अ लाइबल टू द ओनर फॉर द रिटर्न्स. अगर एक ओनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया तो बिज़नेस को ये लाइबिलिटी बनती है कि बिज़नेस की ये लाइबिलिटी है कि ओनर को वो गुड एडिक्वेट रिटर्न्स दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको बोलते हैं. सो ये होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, what it says: recording of all the sales revenues in the books of accounts irrespective of cash receipt or not. See guys, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना भी रिवेन्यूज़ है, जितना भी सेल्स रिवेन्यू है, सेल्स जो आपने किए हैं, जो अर्निंग्स है आपकी, या अर्निंग्स नहीं मतलब सेल्स जो आपने किए हैं, क्योंकि अर्निंग में भी कैश होगा तभी वो अर्निंग होगी, अदरवाइज़ क्रेडिट पे तो होगी नहीं अभी. तो रिकॉर्डिंग जितनी भी सेल्स आपने की है, सपोज़ आपने 1 लाख की सेल्स की, उसमें से 50,000 आपने रिसीव किया, तो 50,000 नहीं रिकॉर्ड करेंगे आप 1 लाख करेंगे. बिकॉज आगे का जो 50,000 है वो आपको भले नहीं मिला है, बट ट्रांजेक्शन्स तो कैरी आउट हुआ है ना. तो इसलिए रिकॉर्डिंग जो है वो सेल्स रिवेन्यू की, वो आपको चाहे कैश मिला, कैश रिसिप्ट हो या ना हो, आपको दोनों ही, कैश और क्रेडिट दोनों की ही रिकॉर्डिंग आपको करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. क्लियर? सो एज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, सही रिजल्ट बिजनेस का तभी आएगा जब आप सेल्स प्रोसीड्स को रिकॉर्ड करेंगे. ऑल्दो जो क्रेडिट सेल्स है उसकी तो मतलब वो तो अभी रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए. सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चाहे सेल्स चाहे कैश बेसिस पे हो या क्रेडिट बेसिस पे हो, दोनों ही रिकॉर्ड करो. ओके. नेक्स्ट वन, कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट कह लेते हैं जिसे. ये जो है, ये प्रिंसिपल फिक्स्ड एसेट पे बेस्ड है कि फिक्स्ड एसेट की रिकॉर्डिंग हमें कैसे करनी है. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल द फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज़ द हिस्टोरिकल कॉस्ट. सो जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी हमको रिकॉर्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट पे करनी है. और वो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट. सो ये सारे कॉस्ट इंक्लूड होंगे. से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख की मशीनरी ख़रीदी और उस पर आपको 50,000 का एक्सपेंसेस लगा, 50,000 का एक्सपेंसेस लगा, 25,000 ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, 25,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट.
तो आपको ऐसा नहीं है कि इसको 1 लाख पे रिकॉर्ड करना है, 50,000 जो है वो भी ऐड होगा 1 लाख में, और 1,50,000 आप रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो इसी पे इनकर किया गया है, वो एसेट पे ही इनकर किया गया है, इसीलिए एसेट पे ये ऐड होगा और टोटल कॉस्ट 1,50,000 होगा, ना कि 1 लाख। So all the fixed assets are continue to be shown at book value, that is depreciation should be charged on every year to record the correct value of asset. So depreciation इसी वजह से चार्ज की जाती है। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू हमेशा रिड्यूस होती है हर साल, ईयर बाय ईयर। आप ख़रीदेंगे तो हर चीज़ नया तो नया नहीं रहेगा, पुराना होगा धीरे धीरे, तो उसकी जो करेक्ट वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करने के लिए फिक्स्ड एसेट की जो करेक्ट वैल्यू है उसको सही रिकॉर्ड करने के लिए डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाता है। सो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स शुड बी फाइंड आउट। बुक वैल्यू ऑफ एसेट निकालना ज़रूरी है, एसेट को मार्केट प्राइस पे नहीं बुक वैल्यू पे शो करना है। बुक वैल्यू पे शो करने का मतलब है कि कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स यहाँ हमने 1,50,000 लिखा था उससे माइनस डेप्रिसिएशन हर साल करना है। डेप्रिसिएशन का आप आगे पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है वो कई तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, बुक वैल्यू मेथड। सो कंपनीज जिस भी मेथड को अडॉप्ट की हुई है उसी मेथड से वो ईयर बाय ईयर फिक्स्ड अमाउंट में डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रेट पे चार्ज करेंगे, so as to find the correct value of the asset. So this was all about cost principle कि cost principle मतलब fixed assets को historical cost पे रिकॉर्ड करना है। historical cost मतलब cost of purchase plus transport cost plus installation cost, and it should be continued to shown in the books of account at their book value, not at the market value. धीरे धीरे उस एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसके हिसाब से उसकी सही वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें शो करना है बाय चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन make the provisions and reserves for the future losses but no anticipation of future profits. This is future profits. जितना भी प्रोविज़न रिजर्व्स वो होता है कि हम अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के कुछ पैसे बचा के रखते हैं ताकि आने वाले समय में जो लॉसेस आ रही हैं फ्यूचर में, जो लॉसेस आ रही है, लाइबिलिटीज़ आ रही है, उसको मीट आउट किया जा सके। आप अपने घर में देखते होगे पिगी बैंक्स वगैरह या पॉकेट मनी आप सेव करके रखते हो, जिसको एक तरह से हम सेविंग्स के फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि सेविंग्स के फॉर्म में, ताकि आने वाली जितनी भी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको आप मीट आउट कर सकें उस सेविंग से। लॉकडाउन और ये क्या बोलते हैं कोविड सिचुएशन में अभी तो सेविंग्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो अभी बहुत सेविंग्स यूज़ की जा रही है। सो गाइस यहाँ पे मतलब यही था कि जो प्रोविज़न्स और रिज़र्व्स है उसको हम एस्टिमेट करके फ्यूचर लॉसेस जो है उसको एस्टिमेट करके मेक द प्रोविजंस एंड रिजर्व्स फॉर द फ्यूचर लॉस, बट प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना है, एंटिसिपेट नहीं करना है, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है। जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है उसको एंटिसिपेट करके हमको प्रोविजंस नहीं बनाना है, अदरवाइज़ हमारा प्रोविज़न इनसफिशिएंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इनसफिशिएंट अगर होने लगा तो बिज़नेस पे एडवर्स इफ़ेक्ट डालने लगेगा, बिज़नेस को ही फेस करना पड़ेगा। सो जितनी भी प्रोविजंस और रिजर्व्स है वो फ्यूचर लॉसेस को ही एस्टिमेट करके बनाई जानी है। प्रॉफिट को एस्टिमेट नहीं करना कि हमारा बिज़नेस फ्यूचर में इतना प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक है। सो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, दिस ऑल द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल स्टेट्स। डुअलिटी प्रिंसिपल इज़ द नेक्स्ट प्रिंसिपल। ये तो पूरे अकाउंटेंसी का बाप है भाई, फादर ऑफ द अकाउंटेंसी, वी कैन से फादर प्रिंसिपल, वन ऑफ द ग्रेट प्रिंसिपल। ग्रेट नो मीन्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। Every transaction are recorded based on the duality principle.
ट्रांजेक्शन्स है जो पूरी अकाउंटिंग आप करते हैं ना, वो इसी बेसिस पे करते हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ बोथ द एस्पेक्ट दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड द क्रेडिट एस्पेक्ट एंड डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज। डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगा। देयर कैन बी वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट, और मोर देन वन डेबिट और वन क्रेडिट, लेकिन जो डेबिट क्रेडिट है वो इक्वल ही रहेगा। जर्नलाइजिंग आप करते हैं, जर्नलाइजिंग में आप डेबिट क्रेडिट इक्वल लिखते हैं। इधर 1 लाख हो सकता है, इधर 50,000 हो सकता है। डेबिट साइड में 1 लाख, क्रेडिट साइड में 50,000, दो बार रिकॉर्डिंग, लेकिन अमाउंट विल बी सेम। सो डेबिट always equal to the credit. And the next one, accounting equation is also based on this principle, asset is equal to liability plus capital। अब ये asset है जो liability के equal ही रहेगा, ये भी हम duality principle पे ही करते हैं, debit is equal to credit। Now next principle is accounting period principle। This principle is also known as periodicity principle। पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल हम इसे कहते हैं, या अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद इन द फिक्स्ड फाइनेंशियल ईयर नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। हर एक बिजनेस का एक अपना पीरियड, फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड होता है। जैसे आपके क्लास में, आप हर एक क्लास में प्रोमोट होते हैं ना, क्लास 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप हर प्रोमोट होते हैं, उसका एक फिक्स्ड ईयर होता है कि इतने साल आपको इस क्लास में पढ़नी है, फिर नेक्स्ट ईयर आपको दूसरे क्लास में जाना, तो फिक्स्ड पीरियड होता है। और आपकी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से जज की जाती है कि आपने इस क्लास में इस पीरियड में कितना स्कोर किया, उसके बाद कितना किया, उसके बाद कितना किया। सो बिज़नेस के भी परफॉर्मेंस को सेम लाइक योर परफॉर्मेंस, उसको भी हमको फाइंड आउट करने के लिए, जज करने के लिए फिजिकल ईयर बनाना पड़ता है, और फिजिकल ईयर में ही उसकी अकाउंटिंग की जाती है और रिज़ल्ट फाइंड आउट किया जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल हो, कितने भी साल, 2 साल 3 साल भी हो सकते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसकी फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स ही रहेगी। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव बिजनेस है तो उसकी मोर देन 12 मंथ्स, 18 मंथ तक जा सकती है। सो ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है वो अकाउंटिंग पीरियड होता है, कि ऑपरेटिंग साइकिल्स जो भी है किसी भी बिज़नेस का, जो भी उसने रखा है अपना ऑपरेटिंग साइकिल, उसको उसी ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन अपना परफॉर्मेंस को जज करना होता है। So every business operates within the fixed financial year known as accounting period, and business life is divided into fiscal year। So business का जो life है वो fiscal year में divided है। जैसे कि आपका जो क्लास होता है, आपका जो academic परफॉर्मेंस होता है, वो भी सेशन बाय सेशन डिवाइडेड होता है कि इतने से इतने पीरियड तक आप इस सेशन में रहेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, और आपकी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से जज की जाती है। उसी तरह से बिज़नेस की भी परफॉर्मेंस जज करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए the fiscal year is made। so fiscal year 1 साल का हो सकता है, यानी अकाउंटिंग हम जनरली पढ़ेंगे तो 1 साल का ही देखेंगे, 12 मंथ्स, और या तो हम उसे ऑपरेटिंग साइकिल बोल सकते हैं, ठीक है। वो बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है कि किस तरह का बिज़नेस है। अगर बिज़नेस कंस्ट्रक्टिव टाइप में है तो उसका मोर देन 12 मंथ्स भी लग सकता है। अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसका मोर देन मतलब लेस देन 18 मंथ्स मीन्स 12 मंथ्स लग सकता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि कैसा नेचर ऑफ बिजनेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग पीरियड में यही समझना है कि हर एक बिज़नेस की अपनी एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग साइकिल होती है जिसमें अकाउंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यही कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मनी में रिकॉर्ड हो सकती है उसी को लिखो, जो मनी में रिकॉर्ड नहीं हो सकती उसको हटा दो, मत लिखो, क्योंकि उसको हम फिर कैलकुलेशन, फिर हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी एक अपनी यूनिट नहीं है, उसकी एक अपनी फिक्स्ड यूनिट नहीं है, फिजिकल यूनिट नहीं है। बट जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, वो रुपीज़ में होती है मेजर। तो इसलिए वैसे ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म्स रुपीज़ में मेजर की जाए, डैट शुड ओनली बी रिकॉर्डेड।
while the other transactions, non financial transactions are ignored. कोई एम्प्लॉय कितना खुश है, झगड़ा कितना ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिस्प्यूट चल रहा है, उसके कस्टमर के साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप है, ये सब पे हम ये सब की रिकॉर्डिंग हम उतना अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड टर्म्स नहीं होता, मॉनेटरी टर्म्स या फिक्स्ड कोई फिजिकल यूनिट्स नहीं हो सकते जिसमें हम उसको एक्सप्रेस कर सकें. सो कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ₹10,000, इस तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड हम कर सकते हैं, बिकॉज हियर ₹10,000 डेट कैन बी कैलकुलेटेड. उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम जो है ऐड करके सम अप करके हम उसका नेट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, सो एज टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर एंड possible. Okay, then next principle is matching principle. Matching principle, what is matching principle? All the expenses incurred in the accounting year, this is not off, this is in the accounting period, should be matched with the revenues earned during the same accounting period. Means the expenses should be matched with the revenues. Accrual basis पे ये की जाती है, बेस्ड है. सो एज टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. तभी तो आप नेट प्रॉफिट, नेट रिजल्ट जो है बिजनेस का फाइंड आउट कर पाएंगे, जब आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को एक साथ रिकॉर्ड करेंगे एक ही ईयर में. सो मैचिंग, एक्सपेंसेस की मैचिंग रेवेन्यू से करनी है. सो एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यूज़. ज़रूरी ये मायने नहीं रखता, ये उतना मतलब नहीं रखता कि आपका रिवेन्यूज़ आपको अर्न अभी नहीं हुआ है तो आप उसे छोड़ दोगे. उस अकाउंटिंग पीरियड में आपको एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज़, चाहे रिसीव्ड किया, चाहे पेमेंट की या नहीं की, रिसिप्ट हुआ या नहीं हुआ, आपको लिख देना है. ठीक है, आपको उसको रिकॉर्ड कर देना है उसी अकाउंटिंग पीरियड में. अदरवाइज आप एक अकाउंटिंग पीरियड का ट्रांजैक्शन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ले जाओगे तो इट विल नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मटेरियलिटी प्रिंसिपल. मटेरियलिटी प्रिंसिपल इज व्हाट all the material facts are recorded and immaterial items either be mixed with material facts और items are then recorded. तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स हैं बिजनेस में, वो सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं जो कि यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके. मटेरियल फैक्ट्स मतलब those facts which influence the decision making of the end users of accounting. यानी कि जब कोई सपोज़ अगर किसी इन्वेस्टर ने अपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, तो उसका बजट रिपोर्ट, उसका जो बजट है, सॉरी उसका जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले कि उसको आगे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है. तो वो अपना डिसीज़न चेंज कर सके, उसके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करे, वो होता है मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स. ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शंस, वो ऐसे फैक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि मतलब जो कि नॉन इकोनॉमिक में भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, जो कि डिसीज़न मेकिंग को चेंज कर सके यूज़र्स के. उसी को हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स. तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि all the materialistic facts should be shown in the financial statements systematically and scientifically. तो उसको सिस्टमेटिकली शो करना है ताकि वो किसी भी यूज़र्स के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके. मैंने अभी बताया कि किसी इन्वेस्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, तो उसके एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पे वो अपना डिसीज़न चेंज करे कि उसे आगे चल के फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है उस कंपनी में कि नहीं करनी है. तो ये उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा. ऐसा होना चाहिए अकाउंटिंग, ऐसा होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So materiality principle states that. Next one is verifiable objective concept. Verifiable objective concept, what it says, all the transactions should be recorded in objective manner so that they are supported by the vouchers and documentary evidences.
मतलब जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो उससे पहले आपको एक एविडेंस भी तो मिलना चाहिए, प्रूफ भी तो मिलना चाहिए कि हाँ ये परचेज़ है, हाँ ये सेल्स है। कैसे पता चलेगा? तो जितने भी वाउचर्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, लाइक कैश मेमो, जब आपने किसी को सेल किया गुड्स, तो आपने कैश मेमो इशू किया, तो कैश मेमो एक्ट करेगा एविडेंस के तरह, एविडेंस के फॉर्म में वो एक्ट करेगा, और उसको फिर आप उसके बेसिस पे आप फिर जर्नलाइजिंग करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो कुछ तो होना चाहिए एविडेंस के लिए। ओरिजिन, ट्रांजैक्शन की ओरिजिन को शो करता है वाउचर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, तो कुछ तो होनी चाहिए जो कि एविडेंस एक्ट करे कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस जो है वो यहाँ से की गई है, इसका ये सोर्स है, इसका ये ओरिजिन है, ये कैश नेचर का है कि क्रेडिट नेचर का है। अगर क्रेडिट नेचर का आप सेल करोगे तो इनवॉइस इशू करोगे। अगर कैश, कोई बंदा आपको कैश पेमेंट कर गया तो आप उसको कैश मेमो इशू करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एक्ट करती है एज ए एविडेंस, ताकि इसी बेसिस पे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग करोगे आगे का जो भी स्टेप है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग जो भी है, वो आप इसी पे करोगे आफ्टर प्रिपेयरिंग द वाउचर्स, आफ्टर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और उसके बाद ये ऑडिटर्स जो होते हैं ना, सीएस जो ऑडिटर होते हैं, उनको भी, वो भी जब एग्ज़ामिन करते तो उनको भी रेफरेंस मिलता है, वो भी रेफ़र कर सकते हैं इस सोर्स डॉक्यूमेंट से। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट रहेगा तब ही जो ऑडिटिंग प्रोसेस में ये ऑडिटिंग प्रोसेस जो है वो हेल्पफुल रहेगा। सो इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे, इस वाउचर के बेसिस पे ही ऑडिटर्स जो हैं वो रेफ़र करते हैं, और ऑडिटर्स चेक करते हैं कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, एरर तो नहीं है, तो वो रेफरेंस इसी से लेते हैं। सो इसलिए देयर शुड बी द documentary evidences for each and every transactions, then it act as evidence for business transaction। आगे का सेल्स हुआ, इतना सेल्स हुआ, इतना परचेज़ हुआ, ये आप तभी दिखा पाएंगे जब आपके पास वाउचर रहेगा। वाउचर ही नहीं रहेगा तो फिर एविडेंस कहाँ से मिलेगा? तो लगेगा कि जैसे कुछ फ्रॉड हो गया। सो जितना भी ऑडिटर्स जो भी है वो ज़्यादातर ऑडिटिंग प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर कोई गलतियाँ देखी जाती है, अगर कोई गलती उसमें फाइंड आउट होता है, कोई डिटेक्शन होता है एरर का, तो उसको हेल्प करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रेफरेंस एज अ रेफरेंस। ओके, सो दिस इज़ वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, that all the transactions should be recorded in objective manner so that they are supported by the vouchers and documentary evidence। जितनी भी transactions है वो इन्हीं documentary evidence और voucher से supported होती हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो है वो अनऑथेंटिक होगा, इनवैलिड ट्रांजैक्शन माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। देन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, दिस इज़ द लास्ट प्रिंसिपल। Disclose all the material information while making the accounting record and not to conceal information and facts by the management। मैनेजमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एक चीज़, मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, कोई भी चीज़ उसे छुपाना नहीं चाहिए। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड, ताकि वो यूज़र्स की रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर सके। यूज़र्स के जो एंड यूज़र्स हैं, ठीक है, एंड यूज़र्स कोई भी हो सकते हैं, तो एंड यूज़र्स के रिलायबिलिटी को बढ़ाए, भरोसे को बढ़ाए, ट्रस्ट को बढ़ाए। इसीलिए बोला गया है कि फुल डिस्क्लोज़र, जितनी भी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, काम की चीज़ें हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन हैं, जितने भी, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना ज़रूरी है, ताकि वो यूज़र्स की रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर सके। यूज़र्स जो भी उससे एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो उनको मिले। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक डिसीजन, अगर उनको कुछ ऐसा नॉन फाइनेंशियल भी चाहिए तो उससे मिलना चाहिए। मिनिमम
इंफॉर्मेशन, मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ही ना, हर एक इन्फॉर्मेशन जो वो गेन करना चाहते हैं वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनको मिले। इसके लिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को बनाया गया है। सो डिस्क्लोज ऑल द मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि हर एक मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स में हर एक फैक्ट्स को, हर एक आइटम्स को शो करना है जो भी बिज़नेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, इम्पैक्ट कर रही हो, और यूज़र्स जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे उनको वो सब कुछ मिले ताकि वो उनकी रिलायबिलिटी को बढ़ा सके। अगर यूज़र्स को कुछ भी थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ तो उनका ट्रस्ट डाउन हो सकता है उस बिज़नेस पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्हेंस द रिलायबिलिटी ऑफ एंड यूज़र्स, वरना आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वरना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी अकाउंटिंग किसी काम की नहीं रही, आपका रिपोर्ट ही झूठा माना जाएगा। सो इसलिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को वाइल मेकिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कुछ भी कंसील नहीं करना है, कुछ भी फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को कंसील करके नहीं रखना है मैनेजमेंट को। That's all about the full disclosure principle. So guys, this was all the accounting principle which we have discussed one by one. So please just please understand this principle. आप इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैंने अपने तरफ से जितना समझाना हुआ मैंने समझा दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 11th प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑल्दो एजम्पशन भी है, 3 एजम्पशन है, GCA सॉरी, AGC बोलो चाहे GCA, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल एजम्पशन। सो वो दूसरा है, वो एजम्पशन है, वो प्रिंसिपल में नहीं आता। प्रिंसिपल में मैंने जितना बताया वो सब आता है। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय।